हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पीड अप। स्पीड अप में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को मेरा। कैसे हैं आप लोग? होप तो सभी लोग अच्छे होंगे। तो काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं, काफी अच्छे रिप्लाईज आ रहे हैं और काफी लोगों को वीडियो अच्छा भी लग रहा है। तो आप सभी का डिमांड था कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर स्टार्ट कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद स्टार्ट कीजिए। तो वो मेरी कोशिश रहती है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारे के सारे कवर किया जा सके आपके टॉपिक कवर होने के बाद। ओके, लेकिन आज से हम लोगों ने एक नया पैटर्न शुरू किया है। आज से हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट होने से पहले और एक ऑब्जेक्टिव सेशन स्टार्ट होने के सेशन एंड होने के बाद, तो रोज आपके दो ऑब्जेक्टिव ऐसे कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जब आपका टॉपिक फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग कैसे हैं और बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड इवनिंग और एक लाइक का बटन दीजिए और हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे प्रॉमिस किया है मैंने कि आज से आप लोगों का नई चीज स्टार्ट हो रही है। क्या नई चीज स्टार्ट हो रही है दोस्तों? कि आज से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगी कि हम रोज दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, एक वीडियो स्टार्ट होने से पहले एंड एक सेशन स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्लीज एक लाइक एंड हेलो। आज का ऑब्जेक्टिव है आपका फ्रिक्शन फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स इज पहला ऑप्शन है, आप सभी को रिप्लाई करना है कांटेक्ट फोर्स। सभी को कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है प्लीज दोस्तों, सभी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। राइट आंसर नॉन कांटेक्ट फोर्स। सी मैग्नेटिक फोर्स। एंड डी नन ऑफ द अबव। तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही जवाब कौन सा है। फ्रिक्शन फोर्स इज ए कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड नन ऑफ द अबव। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही बताएं आप लोग। फ्रिक्शन आपका कैसा है? कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि जब दो बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, एक दूसरे से कांटेक्ट में होती है, तभी तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। अब कुछ हवा में चल रही है तब थोड़ी फ्रिक्शन एक्ट करेगा, है कि नहीं है? फ्रिक्शन फोर्स इज ए टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? कांटेक्ट फोर्स। बात आई समझ में सभी को? चलिए ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्रिक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया था, हम लोगों ने देख लिया था फ्रिक्शन का फॉर्मूले। ठीक है, अब बचे हैं फ्रिक्शन के एप्लीकेशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन के दोस्तों एप्लीकेशन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके हो सकता है हेल्प करे आने वाले एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, और जनरली आरआरबी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी में तो आने के बहुत ही चांसेस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो एक बार आईआईटी लेवल के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका कि एक कोई सरफेस है आपका ये, ठीक है, उस सरफेस पे आपकी बॉडी रखी हुई है ऐसे। इस बॉडी का वेट है 1 kg। कितना वेट है दोस्तों? 1 kg। इसमें फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन का। कितना लग रहा है दोस्तों फोर्स? 40 न्यूटन का। ओके, देन म्यूएस की वैल्यू दी है 0.3 एंड म्यू के की वैल्यू दी है 0.2। तब उसने पूछा फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड आउट द फ्रिक्शनल फोर्स। हमें दोस्तों इसमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू लगानी है, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा? ऐसे एक्ट करेगा कि ऐसे एक्ट करेगा, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? इन विच डायरेक्शन आवर फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्ट? दैट्स द मेन क्वेश्चन। So you know that the weight of the body is always at downside. Due to the weight of the body will try to comes down, and this force try to push this body on the surface. But due to its self weight, it wants to come down. It wants to come down, and what will act? Its weight
that is mg. There will be equal and opposite reaction, that is n. When body wants to come down, the frictional force will act opposite to its direction. Obviously, you know that friction force will always act opposite to its direction, that is F. अब हमें पता करना है कि ये फ्रिक्शन फोर्स आपका स्टैटिक है कि डायनामिक है. क्या पता करना है दोस्तों कि आपका ये फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक है या डायनामिक है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं. लिमिटिंग मतलब स्टैटिक ही हो, हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है या कम. तो n इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, n इक्वल टू mg. m की वैल्यू 1 और g की वैल्यू हम लोग 10 मान के चलते हैं. ठीक है, एक्सीलरेशन आपका, तो इसको मान लिया हमने 10 न्यूटन. अब कुछ लोग बोले थे कि सर आप इसमें n क्यों नहीं लिख रहे हो. यार n लिख दूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं n नहीं लिख रहा हूं. आप चाहो तो यहाँ पे 10 न्यूटन लिख सकते हो. ठीक है, तो मैं n इसलिए लिख रहा था कहीं आप n में कंफ्यूज ना हो कि सर n ये भी n ये भी. ठीक है, तो न्यूटन को हम लोग भी n से डिनोट करते हैं ना, दैट्स व्हाई. ओके, हाँ चाहो तो आप इसको r मान सकते हो, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. अब n आ गया आपका, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स यानी कि इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या हो जाता है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, F इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. और म्यू एस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0.3. एन की वैल्यू कितनी है आपकी दोस्तों, एन की वैल्यू कितनी है आपकी 10 न्यूटन. 10 ही तो है. म्यू एस इक्वल टू आपका है 10 न्यूटन. ठीक है, म्यू एस इंटू एन. ओके, म्यू एस इंटू एन. तो अब ये बताइए एन की वैल्यू कौन सी रखेंगे आप, 40 न्यूटन रखेंगे कि 10 न्यूटन रखेंगे. अब मेरे को आप बताइए म्यू एस की वैल्यू क्या होगी. यहां पे 10 न्यूटन होगी कि ये वाली होगी. अब यहां पे आपको सोचना पड़ जाएगा. तभी आपको बिल्कुल इजीली करने पे आ गया था, इसलिए बोला था किसका सवाल है, आरडीएस का. ठीक है, अब यहां पे एक चीज आप देखिए, 40 न्यूटन फोर्स तो ऐसे लग रहा है ना, तो रिएक्शन कैसे होगी आपकी, इधर ये वाली. तो इस पे n की वैल्यू कितनी होगी, 40 न्यूटन. ये ना कि ये वाली लेंगे क्योंकि इसकी वजह से तो आ ही रहा है, 40 फोर्स को ही तो अपोज कर रहा है वो, 40 न्यूटन फोर्स को तो अपोज कर रहा है वो. इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू कितनी लेंगे हम लोग, 40. जी हाँ बिल्कुल, कितनी लेंगे, 40. तो कभी भी गलती से ये 10 मत ले लेना. ओके, 10 कौन सा ले रहा है आपका, n कौन सा ले जाएगा, ये वाला, दैट इज 40 न्यूटन. तो 0.3 into 4 इक्वल टू 12 न्यूटन. तो आप देख सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आई है वो अप्लाइड फोर्स से क्या आई है, ज्यादा. यानी कि F लिमिटिंग इज ग्रेटर देन F अप्लाइड फोर्स, है ना. अप्लाइड फोर्स से ज्यादा आई है, इसलिए आपकी बॉडी क्या होगी, बॉडी आपकी रेस्ट में रहेगी क्योंकि बॉडी विल नॉट कम्स टू मूव डाउन बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. बिकॉज यहाँ पे कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, और इधर कितना जाएगा आपका 12 न्यूटन, है ना. तो बॉडी क्या हो जाएगी आपकी, बॉडी विल बी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, है ना, बॉडी एट रेस्ट. अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछा तो क्या होता, एफ स्टैटिक क्या हो जाता आपका, एफ स्टैटिक कितना हो जाता, 12 तो होता नहीं. 12 का मतलब क्या होगी, बॉडी ऊपर खींचने वाली है, जी नहीं बिल्कुल नहीं होता. उसकी वैल्यू जाती है आपकी 10 न्यूटन की. कितनी हो जाती, 10 न्यूटन की. इतनी बात आप लोगों को समझ में आई. ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं. अगला सवाल है आपका, बहुत ही आसान सवाल दे रहा हूं मैं आपको. अगला जो है आपका एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ है, एंड वो सवाल कहता है, इसको लिख लिया आप लोगों ने, रफ कर दूं मैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं. सवाल कहता है, ए 1 किलोग्राम ब्लॉक, ए 1 kg ब्लॉक, ए 1 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग, a 1 kg block is resting on surface. क्या बोला है,
A 1 kg block is resting on surface with coefficient of friction mu, with coefficient of friction mu कितनी है 0.1। अब इसने स्पेसिफाइड नहीं किया म्यू के है या म्यू एस है, कोई नहीं। A force of 0.8 Newton is applied, a force of 0.8 Newton is applied on block, ठीक है। The frictional force is, the frictional force is, पहला बोला है उसने ऑप्शन, दूसरा बोला है, तीसरा बोला है, चौथा बोला है। पहला बोला उसने 0, दूसरा बोला उसने 0.8 न्यूटन, तीसरा बोला 0.89 न्यूटन एंड चौथा बोला 1.2 न्यूटन। बहुत ही आसान सवाल है, प्लीज दोस्तों आपको ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं ट्राई करता हूं। बहुत ही आसान सवाल है, इससे आसान सवाल तो आपको मिल ही नहीं सकता है पूरे एग्जाम में। देखिए एक ब्लॉक वेट कितना है इसका 1 kg। मान लिया मैंने एक ब्लॉक है, एक सरफेस पे रेस्ट कर रहा है आपका, ये सरफेस है, मान लिया मैंने इस सरफेस पे ये ब्लॉक रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस ब्लॉक का वेट कितना है दोस्तों 1 किलोग्राम, ठीक है। कॉन्टैक्ट सरफेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, बिल्कुल सही बताया, न्यूटन का थर्ड लॉ, W इक्वल टू mg, और यहाँ रिएक्शन क्या आ जाएगी R, मैं अब R मान रहा हूं, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी दी है 0.1, और फोर्स कितना अप्लाइड हो रहा है 0.8 न्यूटन, कितना हो रहा है 0.8 न्यूटन। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। फ्रिक्शन आपको सबसे पहले क्या चाहिए, रिएक्शन, रिएक्शन क्या हो जाएगी R इक्वल टू क्या हो जाएगी mg, और m का वेट कितना है आपका 1 और g का वेट कितना है 10, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन, ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा F इक्वल टू म्यू आर, ओके, म्यू आर। तो म्यू कितना है आपका, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.1, जी हाँ बिल्कुल सही है, म्यू की वैल्यू 0.1 है। आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आर की वैल्यू आपकी 10 न्यूटन है, कितनी है दोस्तों 10 न्यूटन, ठीक है, म्यू इंटू आर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 इंटू जी, ओके। तो F इक्वल टू कितना जाएगा आपका म्यू इंटू आर, म्यू की वैल्यू है आपकी 0.1, आर की वैल्यू 10, ये कितना जाएगा आपका 1 न्यूटन, कितना हो जाएगा आपका 1 न्यूटन, ठीक है। यानी कि जो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है 1 न्यूटन आ रहा है, बट 0.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 0.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अपोजिट में कितना फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, कितना, इसी के बराबर, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू 0.8 न्यूटन, ओके। तो 0.8 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज लिखिए, फिर अगला सवाल करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपकी क्या हुआ इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से ज्यादा हो गई है, बट वो नहीं होगा, हमारा क्या होगा जो फोर्स लग रहा है उसी की वैल्यू हो जाएगी आपकी फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और जो सवाल आपका बहुत ही अच्छा है और हो सकता है कि ऐसे सवाल पूछ लिए रहे आपके क्वेश्चन में। यह भी सवाल अच्छा था लेकिन सिंपल था, आपको इजीली कर सकते थे, है ना। चलिए अगला सवाल है दोस्तों आपका कि ए ब्लॉक ऑफ मास, चलिए मैं लिख देता हूं, आप लोग लिखते रहिए साथ के साथ। ए ब्लॉक ऑफ मास m is released from point P. A block of mass m is released from point P, is released from point P on a rough inclined plane
on a rough inclined plane with inclined angle theta. The coefficient of friction is mu. The coefficient of friction is mu. Then time taken by the block. To reach another point Q. On the inclined plane. Q on the inclined plane, ठीक है. ओके, where PQ equal to S. ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग जरूर ट्राई कीजिए. मैं इसके ऑप्शन भी लिखता हूं कि क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, फिर डायग्राम भी दिया है उन्होंने. पहला है अंडर रूट 2s अपॉन g cos थीटा अपॉन tan थीटा माइनस म्यू. दूसरा दिया है अंडर रूट 2s g cos थीटा tan थीटा प्लस म्यू, है ना. और तीसरा दिया है आपको, ऑप्शन आपका अंडर रूट 2s अपॉन g साइन थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू. और चौथा दिया है आपका अंडर रूट 2s g साइन थीटा ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू. ठीक है, और डायग्राम दिया है आपको, ये देखिए मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि सवाल भी हमें सॉल्व करना है. ये दिया है बॉडी, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक है, ये आपका हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड प्लेन विद एंगल थीटा. ये आपकी बॉडी है कोई. ठीक है, बॉडी आप पॉइंट किस पॉइंट पे, आपकी पी पॉइंट पे है, माना ये इसका पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है. पी से क्यू की बीच की दूरी कितनी दी आपको, एस दिया. टाइम पूछा है आपसे, ठीक है, और ग्रेविटी ऐसे एक्ट कर रही है. ठीक है, यहां तक कोई बताओ किसी को परेशानी हुई हो तो नहीं. फिर से मैं सवाल पढ़ देता हूं. ए ब्लॉक ऑफ मास m, कितना मास दिया, m इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट P. यहां से छोड़ा जाता है इस ब्लॉक को ऑन अ रफ सरफेस. एक रफ सरफेस है, इस पे छोड़ा जाता है, तो ऑब्वियसली बात रफ है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है. टाइम टेकन बाय ब्लॉक, यहां से यहां तक इसको कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा. व्हाट विल बी द टाइम इज रिक्वायर्ड टू दिस ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q. इज एनी प्रॉब्लम? नो. मैंने आपको लॉ ऑफ मोशन बताए थे ना, लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, बताया था ना, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. तो आप लोग बताइए, जब इसमें हमें डिस्टेंस दी है, टाइम निकालना है, देन हम लोग कौन सा यूज करेंगे. a v इक्वल टू यू प्लस एटी, b s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या c v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, अथवा d कोई और जो आपके ऑप्शन हो. ठीक है, तो प्लीज आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बताइए कौन सा यूज करेंगे. उसका काम तो हमें बाद में हुआ, लेकिन उससे पहले हम लोग सवाल पे आते हैं. तो आपको ऑप्शन बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि हम लोग कौन सा यूज करेंगे. ठीक है, फिर जो इसका ऑप्शन निकाले प्लीज जरूर बताइए राइट आंसर क्या होगा. ठीक, बात करते हैं हम लोग इस सवाल की. अब ये बताओ, ये ब्लॉक है, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, तो वेट कनेक्ट करेगा.
नीचे क्या हो जाएगा W इक्वल टू एम जी। यहां तक कोई परेशानी किसी को नहीं। ये कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, ठीक है। न्यूटन का थर्ड लॉ, हर जगह हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ यूज करते रहेंगे क्योंकि इन्हीं पे आपकी पूरी फिजिक्स, पूरी मैकेनिक्स बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज बताइए, अगर मैं ये एंगल थीटा है इंक्लाइंड प्लेन के साथ, तो ये भी इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल कितना होगा थीटा। अरे बताओ, नहीं आ रही बात समझ में आपको, ठीक है। ये देखिए ऐसे होगा, ठीक है। और एक इसका कंपोनेंट टूटेगा इधर और एक इसका कंपोनेंट टूटेगा इधर, ठीक है दोस्तों। यहां तक कोई परेशानी आपको। अब ये बताओ, एक इंक्लाइंड प्लेन के साथ ये भी एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी थीटा बनाएगा ना इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल थीटा। मैंने मान लिया एंगल थीटा है, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं। यहां तक कोई परेशानी किसी को, थीटा थीटा इंक्लाइंड प्लेन के साथ एंगल, ये भी एंगल, ओके। चलिए अब कॉन्टेक्ट सरफेस, कॉन्टेक्ट फोर्स, कॉन्टेक्ट फोर्स आ गया आपका, मैंने मान लिया एन, ठीक। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका पी, ठीक है। कोई परेशानी किसी को नहीं। किस तरफ बॉडी जा रही है, डाउन साइड। अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपोजिट की डायरेक्शन, हमेशा फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। तो अगर बॉडी इधर जा रही है तो फ्रिक्शन किधर आएगा आपका, इधर, इधर आ जाएगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स एफ। एफ के ही होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा क्योंकि बॉडी आपकी मूव कर रही है, स्टैटिक की तो कोई बात हो ही नहीं सकती। यहां तक बताइए किसी को परेशानी। मैंने सिर्फ फोर्स के कंपोनेंट्स तोड़े हैं और कुछ नहीं किया है। अब आपको पता है कि आधार के साथ जिसके साथ एंगल बनाता है वहां क्या होता है कॉस कंपोनेंट, यानी क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और किसके साथ नहीं बनाता वो क्या होता है mg sin थीटा। यहां तक पता है, किसी कोई परेशानी हुई हो तो नहीं, ठीक है। अब देखिए सवाल सॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू बताइए n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यानी n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। कोई परेशानी नहीं। फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा आपका, म्यू इक्वल एफ के इक्वल टू कितना होता है म्यू के इंटू एन। अरे तो कूलम्स को पढ़ा है कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, और जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आते हैं तो कांस्टेंट क्या आता है म्यू, ठीक है। तो एफ इक्वल टू म्यू इनटू एन। कोई परेशानी नहीं। तो प्लीज आप लोग बोलता रहिए कीजिए जो भी आपको परेशानी कमेंट बॉक्स में। तो म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, म्यू के कितना है आपका म्यू नहीं, म्यू को म्यू ही रखना है, ठीक है। और एन की वैल्यू कितनी है एम जी कॉस थीटा। तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू इनटू एम जी कॉस थीटा, ओके। अब ये बताओ, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो मोशन आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, और चेंज इन वेलोसिटी की वजह से दोस्तों क्या आता है फोर्स, और फोर्स इक्वल टू क्या आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। न्यूटन का सेकंड लॉ आ गया ना। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है एफ इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स क्या होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, क्या होगा एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, ठीक है। और m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी कोई परेशानी नहीं आई होगी। एम जी साइन थीटा यही रहा, एफ की वैल्यू कितनी है म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एम इंटू ए। अब देखो क्या चीज कॉमन है सब में, m कॉमन कट गई, कोई दिक्कत। मैं इसको ऊपर साफ कर दे रहा हूं, थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। डायग्राम को कोई काम नहीं है, डायग्राम भी क्लियर कर देता हूं क्योंकि यही हो जाएगा आपका सवाल। देखिए यहां से g कॉमन आ जाएगा, g कॉमन आया तो क्या बचेगा अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू m इंटू ए। सॉरी m तो आएगा ही नहीं, m तो कट चुका है, इक्वल टू ए। यहां से मैंने अगर g sin थीटा कॉमन लिया क्या हो जाएगा g sin थीटा इक्वल टू 1 माइनस सॉरी तो sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। यार मैंने sin थीटा कॉमन लिया तो यहाँ तो
कॉस थीटा कॉमन लो आप, क्योंकि टेन थीटा है सब में, साइन थीटा कोई फर्क नहीं बनेगा, हमारा काम नहीं बनेगा, कॉस थीटा कॉमन लिया। ये आपको अब देखना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि आपको साइन थीटा कॉमन लेना है, कॉस थीटा कॉमन लेना है। कॉस थीटा कॉमन है क्योंकि टेन थीटा आ रहा है अंदर, क्योंकि कॉस थीटा लेने से ही टेन थीटा बनेगा। अगर मैं साइन लेता तो यहाँ कॉट थीटा बन जाता, तो हमारा आंसर नहीं आता। हमें क्या लेना है, कॉस थीटा कॉमन। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, टेन थीटा माइनस 1 इक्वल टू ए। एक्सेलरेशन आ गया आपके पास। अब आपका काम है कौन सा, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, आपको पता है कि डिस्टेंस पता है, आपको टाइम निकालना है। तो आपको पता होता है कि s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर when time equals to 0, यानी कि body just start to motion, there will be no velocity, that's mean u equal to 0। तो s equal to क्या हो जाएगा आपका, हाफ एटी स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी किसी को, हाफ एटी स्क्वायर s यही रहा, हाफ a की वैल्यू कितनी है, g cos थीटा और ब्रैकेट में tan थीटा माइनस 1, ठीक है, इनटू t स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2s अपॉन g cos थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और इधर t स्क्वायर है, t स्क्वायर से इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो गया आपका अंडर रूट। कोई दिक्कत किसी को, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2s अपॉन g cos थीटा tan थीटा माइनस 1, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस 1। tan थीटा माइनस 1 तो नहीं आ रहा है दोस्तों, सॉरी 1 नहीं, म्यू आएगा, म्यू है यहाँ पे, क्या है इसके साथ म्यू है, छूट गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, यहाँ पे म्यू लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे म्यू लिख लेंगे, लिटिल सिली मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं उससे, म्यू है, यहाँ पे क्या जाएगा tan थीटा माइनस म्यू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका 2s g cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू, ऑप्शन ए विल बी अ करेक्ट आंसर। ओके, यहां तक इसलिए आप लोगों ने, चलिए तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग उस सवाल को करेंगे, ठीक है। काफी बच्चे बोल रहे थे कि सर आप होमवर्क के लिए अच्छे क्वेश्चन दिया कीजिए, तो आज मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स बताना है, हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे इसका आंसर क्या होगा, और जो भी सही आंसर बताएगा मैं उस बंदे या बंदी का, उस लड़के या लड़की का अपने सेशन में नाम दूंगा, ठीक है। तो मैं सवाल लिखता हूं, सवाल है आपका, सवाल तो काफी लंबा हो जाएगा ऐसे देखा जाए, ठीक है, मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूं डायरेक्ट। सवाल है आपका कि दो ब्लॉक हैं किसी सरफेस पे रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी सरफेस पे रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सवाल था कि आपकी कोई वो ब्लॉक है, तो वो ब्लॉक क्या है, इस एक ब्लॉक आपका ऐसे है, ठीक है, और एक ब्लॉक इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। इस ब्लॉक को मासलेस स्ट्रिंग से अटैच किया गया है, P Q R S, एंड इस ब्लॉक को F फोर्स से खींचा जा रहा है, ठीक है। तो पूछा गया है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ F, A B C D। चार ऑप्शन दिए आपको, 0.69, 0.88, फिर अगला है आपका 0.98, फिर आपका 1.37 और भी दिया है। बोला है कि ए ब्लॉक आर ऑफ मास 100 kg, तो आर ब्लॉक की वैल्यू कितनी है 100 kg, कितनी दोस्तों 100 kg, ठीक है। फिर बोला है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 150 kg, एस का मान कितना है 150 kg, ठीक है, 150 kg, एंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू इक्वल टू आपका 0.4, कितना है म्यू इक्वल टू 0.4, ओके। देन द मिनिमम फोर्स F needed to move the block, the minimum force
the minimum force F needed to move the block. ओके, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। तो सर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि सेशन खत्म होने के बाद आपको क्या मिलेगा, डेली सेशन स्टार्ट होने से पहले एक एमसीक्यू और सेशन स्टार्ट एंड होने के टाइम पे एक एमसीक्यू। तो बात करते हैं हम लोग अपने सेशन एंड होने के बाद के एमसीक्यू की। पूछा है व्हाट फोर्स फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, व्हाट फोर्स फ्रिक्शन डिपेंड ऑन, यानी कि क्वेश्चन है आपका ऑन व्हाट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन, on what frictional force is depend on what frictional forces depend on। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। पहला ऑप्शन है आपका स्मूथनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस। दूसरा है आपका रफनेस ऑफ सरफेस। तीसरा है आपका इंक्लाइंड, CL, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सरफेस। ठीक है, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, रफनेस ऑफ सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सरफेस, एंड लास्ट वन ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो ये आज का आपका एमसीक्यू है। तो इस एमसीक्यू आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, एंड देन टुमारो आई विल टेल अ नेम एंड आल्सो टेल अ आंसर एंड हुज वन गिव अ राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कि आज का आपको सेशन कैसा लगा। और हम लोग ये डेली एमसीक्यू की जो हमारी सीरीज होगी वो स्टार्ट की जाए, आगे कंटिन्यू की जाए, या सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ाई जाए। ठीक है दोस्तों, तो जो लोग आज हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। बाकी आप लोग कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग एंड प्लीज बी मोटिवेट। हम लोग को सपोर्ट करते रहिए, ऐसी लव करते रहिए, ताकि हम लोगों का भी मोटिवेशन हाई रहे आपको पढ़ाने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, ठीक है, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।